बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमने कहा था कि वेरिएबल जो है वो दो तरह से आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो सकता है कि एक वो इन्वॉल्व हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के कोफिशिएंट के तौर पर, और सेकंड वो इन्वॉल्व हो सकता है आपके कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड में। जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स थे उनके जो कोफिशिएंट्स थे उनमें टी इन्वॉल्व हो रहा था और उसको हमने पूरा सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें जो पैरामीटर टी है वो कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड के में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तब भी हमने दो केसेस बनाए थे, जब हमने इसका एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि इसको दो हिस्सों में करते हैं। पहले टी इज इक्वल्स टू 0 पे पूरा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, वहाँ से चेक करते हैं कि ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब हो रही है या फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है टी के साथ। ठीक है, फिर जो डिस्टर्ब हो रही है वहाँ से हम T1 की कंडीशन बनाते हैं और आगे से फिर रिवाइज सिंपलेक्स मेथड का फुल अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो हम इसको भी सेम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, द सोल्यूशन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज आ रही हैं उनको रिमूव करना। तो हम लिखते हैं द LP मॉडल्स इन standard form maximize z is equals to 3x1 plus 2x2 plus 5x3। यहाँ पे लेस देन का साइन है तो हम एक वेरिएबल स्लेक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। x3 तक यूज़ हुए हैं तो x4 स्लेक वेरिएबल को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये बन जाएगा सच दैट सब्जेक्टेड टू x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 equals to 40 minus t। यहाँ पे स्लेक वेरिएबल एज x5 को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। 3x1 plus 2x3 plus x5 equals to 60 plus 2t। नेक्स्ट मैं x6 को इंट्रोड्यूस कराऊंगी एज ए स्लेक वेरिएबल। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद हमने क्या काम करना है। इसके बाद हमने बनानी होती हैं इक्वेशंस कितनी हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, कितनों को ज़ीरो रखेंगे, मतलब हमने अपना बेसिक सोल्यूशन बनाना होता है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, उससे भी पहले हम अपने जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनको बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम वेक्टर्स को कैसे बनाते हैं, आपके पास 6 वेरिएबल हैं तो 6 कॉलम वेक्टर्स बनेंगे। तो हम लिखते हैं लेट P1 P2 P3 P4 P5 and P6 be the columns of solution, be the column vector corresponding column matrices corresponding to the variable x1 x2 x3 x4 x5 and x6। ठीक है, एंड बी क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट्स को कंटेन करता है। एंड बी इज द राइट हैंड साइड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने केसेस लेना है। तो इसके बाद मैं पहला केस लेती हूँ कि व्हेन t इक्वल्स टू 0, कि जब आपके पास जो पैरामीटर t है वो अगर 0 हो तो आपके पास क्या सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो आपके पास पूरा LP मॉडल क्या बन जाएगा, द प्रॉब्लम इज t को 0 पुट करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम बन जाएगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 2x2 प्लस 5x3, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो आपके पास t इन्वॉल्व भी नहीं था। सब्जेक्टेड टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन
इक्वल्स टू 40 माइनस टी था। अब जब टी 0 हो जाएगा तो 40 माइनस 0 मतलब 40। नेक्स्ट बन जाएगा 3x1 प्लस 2x3 प्लस x5 इक्वल्स टू 60 प्लस 2t था। t के साथ 2 मल्टीप्लाई रहा था और t 0 है तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा 60। और नेक्स्ट रह जाएगा x1 प्लस 4x2 प्लस x6 इक्वल्स टू 30। ठीक हो गया। फॉर x1 x2 सो ऑन x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक हमारी फॉर्म बन गई है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि अब ये सिंपल एलपी मॉडल बन गया हमारे पास। सिंपल एलपी मॉडल अगर आपके पास हो तो हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल में कन्वर्ट करके उसको पूरा ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करके उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखें हेयर m is equals to 3, m is the number of equation and here n is equals to 6 and n is number of variable। ये number of equation है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस भी होगी वेरिएबल भी होगी। अब हमने n माइनस m को 0 पुट करना है उतने वेरिएबल्स को फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब नॉन बेसिक को चेक करते हैं कि नॉन बेसिक्स क्या होते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल पुट n माइनस m मतलब 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 वेरिएबल इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अब 0 रखना किस किस का, मतलब हमने 3 वेरिएबल 0 रखना है 6 में से। अब किन 3 को 0 रखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। अब x6 x4 x5 x6 वो वेरिएबल थे जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है, एज ए स्लेक वेरिएबल। x1 x2 x3 वो थे जो हमारे ऑलरेडी गिवन एलपी मॉडल में मौजूद थे। तो हम किसको 0 रखेंगे, हम x1 x2 x3 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। दैट इज x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म बन गई। अब हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपना टेबल द सिंप्लेक्स टेबल इज गिवन बिलो। अब सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, जो ऑलरेडी हमें आता है बनाना। सिंप्लेक्स टेबल के लिए पहले जेड रो बनानी है, तो इसके कोफिशिएंट्स बेसिक कॉलम जेड कॉलम x1 x2 x3 x4 x5 x6 सॉल्यूशन कॉलम अच्छा, यहाँ पे आपके पास लिखते हैं बेसिक, यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिक कॉलम में वेरिएबल्स कौन कौन से आते हैं, इन तीनों के अलावा कौन कौन से हैं, x4 x5 x6, इनके जेड में कॉलम में ऐसे क्या होते हैं 0। इधर क्या आता है, इसको उस साइड पे लेके जाने के बाद यहाँ पे आपके पास +3 है तो यहाँ -3 -2 -5 0 0 0 और ये सोल्यूशन कॉलम है आपके पास। ये आपको ऑलरेडी बनाना आता है, हम लोग पूरे पिछले सेमेस्टर में ये चीज़ कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं। 1 x1 है x1 का, 2 x3 के साथ 1, x4 के साथ 1, x5 नहीं है, x6 नहीं है और सोल्यूशन क्या है 40 है। इसी तरीके से सेकंड में 3 है, x2 नहीं मौजूद तो 0, x3 के साथ 2 है, x4 नहीं है, 1 है, 0 और 60। और इस तरीके से इसको भी फिल कर लेती हूँ। ये आपके पास क्या बन गया है, पहला सिंप्लेक्स टेबल बन गया। ठीक है, अब पहले सिंप्लेक्स टेबल में हमें क्या करना होता है, चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमल टेबल है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है। मैक्सिमाइजेशन के टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो जेड रो है उसमें कोई भी नेगेटिव जो एलिमेंट है ना, नेगेटिव कोफिशिएंट वाला एलिमेंट मौजूद होना ही नहीं चाहिए। अब हमारे पास 3 नेगेटिव वाले कोफिशिएंट्स है नॉन बेसिक के साथ। ठीक है, नॉन बेसिक के साथ हमारे पास -3 भी है, -2 भी है, -5 भी है। अब इनमें से हमें एंटरिंग किसको करना है, मैक्सिमाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट मतलब -5 को एंटर कराऊंगी। -5 को एंटर कराऊंगी तो ये हमारे पास पिवट कॉलम तैयार हो गया। अब हमने इसमें से लिविंग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक कॉलम और ऐड करेंगे जिसको हम रेशो कॉलम कहेंगे। ठीक है, अब रेशो कॉलम कैसे करते हैं,
रेशो कॉलम में सोल्यूशन को पिवट कॉलम पे डिवाइड कर देते हैं। 40/1, 40, 60/2, 30, 30/0, इन्फिनिटी। ठीक है, इनमें से उसको चूज़ करना है जो सबसे छोटा हो। ठीक है, इसमें से उसको चूज़ करना है जो सबसे छोटा हो और प्लस साइन के साथ हो। 30 है तो इस वाले की जो रो है उसको हम हाईलाइट करेंगे, ये हमारे पास पिवट रो भी तैयार हो गई। ये आपके पास है एंट्रिंग, ये आपके पास है लीविंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल पे जाना है। तो हम ऊपर मेंशन करते हैं बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन x3 is entering variable and feasibility condition x5 is लीविंग वेरिएबल। ठीक हो गया। अब x3 भी आ गया, x5 भी आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल बनाना है। सो बाय गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशन मेथड द नेक्स्ट टेबल इज गिवन बिलो। कि अब हम नेक्स्ट टेबल इसके बाद बनाएंगे। अब नेक्स्ट टेबल में हमने करना क्या है, जो पिवट एलिमेंट बनना है, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट बना है जो ऑलरेडी हमें चीज़ आती है, पूरे से हम नॉर्मली सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करते हैं। इस पिवट एलिमेंट को 1 बनाऊंगी और इधर भी 0, इधर भी 0 और नीचे भी 0 बाय गॉस जॉर्डन मतलब रो ऑपरेशन को यूज़ करके इसको 1 और इसके ऊपर नीचे 0 बनाऊंगी। मैं वो नेक्स्ट टेबल डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक हो गया। आपके पास नेक्स्ट टेबल है। अब इस नेक्स्ट टेबल में देखें तो अगेन हमारे पास जेड रो में अभी भी नेगेटिव कॉलम मतलब नेगेटिव कोएफिशिएंट वाला एलिमेंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एंटर करा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमैलिटी तब आती है, जैसे हमें पिछले सेशन में पता है कि ऑप्टिमैलिटी तब अटेन होती है जब यहाँ से सारे नेगेटिव क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं। तो इसको एंटर कराते हैं। ये आपके पास एंटर हो गया। लीविंग के लिए क्या करूँगी, रेशियो फॉर्म। रेशियो कभी भी जेड रो की रेशियो कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन को इस पर डिवाइड करके 10/2 5, 30/0 इन्फिनिटी, 30/10, 30/4 मीन समथिंग 8.7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन है, 5। तो क्या करेगा आपके पास, अब क्या होगा हमारे पास यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू है 5, तो ये आपके पास क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी। ये लीविंग बनाएंगे। अगेन इस पे गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशन मेथड लगाएंगे, इसको 1 और उसके ऊपर नीचे सारे 0 तो साथ मेंशन करते हैं बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। मैं वो पूरा टेबल बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, पास गॉस जॉर्डन के बाद कोई फाइनल टेबल ये बनेगा। अगर आप इस पे देखें तो कोई भी ऐसा जेड रो एलिमेंट नहीं है जिसमें आपके पास नेगेटिव साइन हो, मतलब ये आपके पास क्या है, ऑप्टिमल टेबल है। तो इसमें ना कोई एंटर होगा ना कोई लीव होगा। तब हम लिखते हैं सिंस नन ऑफ सेट कोएफिशिएंट आर नेगेटिव so the current solution is optimal। ठीक है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चन में किए, इसके बाद हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड लगाना होता है। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। हमें एक्स बी नॉट चाहिए, हमें सी बी नॉट चाहिए, हमें बी नॉट इनवर्स चाहिए। ठीक हो गया। अब उस सारी चीज़ों को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका एक्स बी नॉट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बी नॉट क्या होता है, एक्स बी नॉट होते हैं ये जो बेसिक कॉलम में वेरिएबल होते हैं। एक्स बी नॉट क्योंकि फर्स्ट है तो ये हो जाएगा x2, x3, x6। x2 का सोल्यूशन क्या है, 5, 30 और 10। ये हो गया। इसके बाद हमें बी नॉट इनवर्स चाहिए होता है। बी नॉट इनवर्स क्या होता है, बी नॉट इनवर्स होता है इन जो आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में से हमारे पास जो टेबल था उसमें वैल्यूज़ थी
x4 x5 x6, तो लास्ट ऑप्टिमल टेबल में उसके कॉलम x4 x5 x6 के कॉलम, तो ये पूरी चीज़ क्या है आपके पास बी नॉट इनवर्स, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/4 0 0 1 1/2 1 -2 0। ठीक हो गया। अब ये टेबल बन गया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने एक्स बी नॉट ऑफ टी फाइंड करना होता है, क्योंकि हमारे पास अब जो सारी चीज़ें हो गई हैं वो टी में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम एक्स बी नॉट ऑफ टी फाइंड करते हैं। एक्स बी नॉट ऑफ टी क्या होता है, बेसिकली सोल्यूशन कॉलम होता है, ठीक है, जिसको हमने चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन ये होगा कि अगर जेड रो भी कोई भी नेगेटिव ना आए। अब जेड रो नेगेटिव तो नहीं आई, हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन फिजिबल भी है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब पहले तो ऑप्टिमलिटी डिस्टर्ब हो रही थी। अब चेक करते हैं कि क्या फिजिबिलिटी अटेन रहती है टी के होने की वजह से। एक्स बी नॉट ऑफ टी में क्या होती है, बी नॉट इनवर्स और बी ऑफ टी। बी नॉट इनवर्स हमारे पास है 1/2 माइनस 1/4 0 0 1 1 0 0 1 1 -2 0 1/2, और बी ऑफ टी जो कंस्टेंट्स की राइट साइड थी वो थी 40 माइनस टी 60 प्लस 2t 30 माइनस 70। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास वैल्यू आएगी, इसका आंसर आपके पास आएगा 5 माइनस टी 30 प्लस टी 10 माइनस 3, मतलब एक्स बी नॉट ऑफ टी जो हमारा सोल्यूशन कॉलम है उसमें जो टी है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है कि हमने अपनी जो चेक करना है कि हमारा आंसर टी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। वैसे वैसे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास इधर में टी की वैल्यू निकालनी तो -30 आ जाएगी, ठीक है। आपके पास इसमें भी लेस देन का साइन आएगा, माइनस टी है, और इसमें भी नेगेटिव टी है, तो इसमें हमारी फिजिबिलिटी तो नहीं है ये चीज़, ठीक है। जब हमारे पास अगर हम चाहते हैं ना कि आपके पास ये सोल्यूशन फिजिबल हो, तो ऑप्टिमल होता है जब जेड रो सारे पॉजिटिव है, वो हमने सारे पॉजिटिव बनाए हुए हैं। हमारा सोल्यूशन फिजिबल तब होता है कि जब हमारे पास जो सोल्यूशन कॉलम में वैल्यूज हैं सारी टी के कोएफिशिएंट्स अगर आ रहे हैं तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट केस बनाएंगे कि अगर फिजिबल नहीं है तो टी के किस वैल्यू के लिए ये फिजिबल होगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह वो चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि नोट्स बना के मुझे कल सुबह तक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।